माइनस एक्स टू सब्जेक्टेड टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन इक्वल टू थ्री, एंड एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू फोर। तो ये टोटल इक्वेशन कितनी है, वन, टू और थ्री। इन तीनों इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर थ्री है, इसमें कंस्ट्रेंट कैसा है, लेस देन वाला है। इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिग एम लगाने की जरूरत नहीं थी। बट इक्वेशन नंबर वन में जहां भी इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वालिटी वाली है, इट मींस आई हैव टू अप्लाई दिस बिग एम मेथड। बस छोटा सा कंसेप्ट यही है, जहां भी कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में, वहां पर हम बिग एम मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आ जाती हैं बिग एम मेथड में। पहला, आर्टिफिशियल वेरिएबल ए, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल ए, और इट कुड बी मोर देन वन, ए वन, ए टू, ए थ्री। ठीक है, अगर दो इक्वेशन है जिसकी ग्रेटर देन इक्वलिटी है, तो हम एक से ज्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज एम, एंड द वैल्यू ऑफ एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये मान के चलो, एक क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में बिग एम में, वैल्यू ऑफ एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड बिग एम। दिस एम इज कॉल्ड बिग एम। बिग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है वो लाखों में करोड़ों में होता है एज कम्पेयर टू आंसर, इट इज वेरी वेरी लार्ज। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब जो चौथी या पांचवी जो टेबल बना रहे हैं उसके आंसर में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लार्ज पेनल्टी देते हैं विच इज कॉल्ड एम। वी असाइन अ लार्ज पेनल्टी टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल विच इज कॉल्ड बिग एम। ठीक है, अब किस तरीके से देते हैं, सपोज ये मान के चलो हमें वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बिग एम। पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमें बिग एम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने ये क्वेश्चन आया और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो हमने अभी तक सिंपलेक्स में पढ़ा हम उस हिसाब से कन्वर्ट करना शुरू कर दिए। तो अगर ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन वाला है, भाई लेस देन में तो हम प्लस एच टू और एच थ्री कर रहे थे। लेस देन इक्वलिटी अगर मुझे कोई अगर कंस्ट्रेंट लेस देन है, इसको मुझे इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ प्लस करूंगा ना एलएचएस में। एलएचएस में एस वन एस टू या कुछ मुझे प्लस करना पड़ेगा। अगर वही कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन वाला है, तो मैं एलएचएस में कुछ माइनस करूंगा तभी तो वो कन्वर्ट होगा इक्वल में। तो मुझे इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन में क्योंकि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस एस वन। तो दिस जहां पर माइनस एस वन होता है ये सरप्लस वेरिएबल कहलाता है, और स्लैक वेरिएबल कहलाता है जहां पर प्लस कर। ठीक है, तो बात एक ही है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल एक ही बात है। नाउ माइनस एस वन इज टू, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरी इक्वेशन में मैंने प्लस एच टू कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। सी प्रॉब्लम का जो फॉर्मुलेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले आए, क्योंकि अब सिंप्लेक्स की टेबल में मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, तीन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप सिंप्लेक्स के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ गए होगे। अब समझने की जरूरत है कंसेप्ट की। अब मैं क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, अब मैं कंसेप्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है और फिनिश कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट और फिनिश के भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो आपको आने चाहिए। तो सिंप्लेक्स में कभी गलती नहीं होगी। तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारी आ गई, प्लस एच टू कर दिया, प्लस एच थ्री कर दिया। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर दियर, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, जीरो एस वन, जीरो एस टू और जीरो एस थ्री कर दिया। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच वेरिएबल है। और हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, तीन ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो कोई से भी दो वेरिएबल ऐसे होंगे जिसको मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो वेरिएबल हैं जिन्हें जीरो पुट करने पे मुझे बाकी के तीन वेरिएबल की वैल्यू मिल जा रही है। तो वो एक्स वन और एक्स टू को अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा, तो बाकी के तीन वेरिएबल की आसानी से मिल जाएगी मुझे वैल्यू। एस वन इज टू माइनस टू हो जाएगा, एस टू थ्री हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर थ्री से एस थ्री इज टू फोर हो जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस वन आ गया, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, बिकॉज ऑल द वेरिएबल शुड सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ये हम एलपीबी ग्राफिकल में भी पढ़ते थे, जितने वेरिएबल थे उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालते थे आंसर। तो यहाँ पर एस वन एस टू एस थ्री ये भी नेगेटिव
नहीं हो सकते। इट मीन्स जो हमारी मेथोडोलॉजी थी वो उस कंस्ट्रेंट के लिए, जहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट आ रहा है, वो मेथोडोलॉजी जो हम तक अभी तक हम अडॉप्ट कर रहे थे वो फेल हो गई। अब वो मेथोडोलॉजी फेल हो गई तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो वो नया क्या है, हमने बिगेम मेथड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस द बिगेम मेथड। नाउ इन दिस बिगेम मेथड फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हमें करना पड़ा क्योंकि ये S1 जो है -2 एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हमें एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ा। तो हमने एज इट इज सब कुछ वैसा ही रखा, बस हमने -S1 प्लस A1 और कर दिया, वेयर A1 इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, X1 X2 S1 S2 S3। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, -MA1 ऐड कर दूंगा। ये मतलब इसे याद करना पड़ेगा आपको। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ जीरो नहीं लिखना है मुझे, मुझे लार्ज पेनल्टी असाइन करनी है। तो -MA1। ठीक है, अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो माइनस की जगह +MA1 हो जाता। ठीक है, वो देखेंगे हम जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करेंगे। नाउ X1 सेकेंड इक्वेशन विल रिमेन सेम, S2 और S3 वाज द स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, X1 X2 S1 S2 S3 एंड A1, यानी 6। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 3। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस है 3। नाउ N-M हो गया नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल, यानी नंबर ऑफ नॉन बेसिक रिप्रेजेंट जिसको हमें जीरो पुट करना है। नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल वो होंगे जिनको हमें जीरो पुट करना है। अच्छा, जीरो पुट करने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हीं वेरिएबल को जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद तो z की वैल्यू है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में z की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो जीरो भी हमें वही नॉन बेसिक वेरिएबल बनाने हैं। या दूसरा तरीका आप देखोगे, अगर मैं x1 x2 और s1 को अगर जीरो पुट कर दूंगा तो आसानी से मुझे इन तीनों की वैल्यू निकल आएगी। ये तीन वेरिएबल मुझे आसानी से मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे मुझे, A1 की वैल्यू इफ आई पुट X1 X2 और S1 इज इक्वल टू 0, तो आसानी से मुझे A1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, S2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी और S3 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो यानी तीन वेरिएबल को मैंने जीरो पुट कर दिया। टोटल 6 वेरिएबल थे, तीन इक्वेशन थी, तीन वेरिएबल को मैंने जीरो पुट कर दिया, तो वो नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए। दीज थ्री वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। और जो तीन वेरिएबल का आंसर निकल के आया, दीज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल फॉर द टेबल नंबर 1, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दीज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल फॉर द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 2 के लिए बेसिक वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, टेबल नंबर 3 के लिए अगेन बेसिक वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो बेसिक वेरिएबल आर A1 S2 एंड S3, जिसकी वैल्यू हमें निकल आई। तो Z की वैल्यू इनिशियली जीरो हो गई व्हेन आई पुट X1 X2 एंड S1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या निकल के आया कंक्लूजन, आर्टिफिशियल वेरिएबल शुड नॉट अपीयर इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता आर्टिफिशियल वेरिएबल का। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक लार्ज पेनल्टी असाइन कर देते हैं विच इज कॉल्ड बिग है। तो यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक लार्ज पेनल्टी असाइन कर दी है। तो नाउ यू कैन सी when we solve this question, first we converted this question into स्टैंडर्ड फॉर्म। -S1 ये हमने कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड ऑल द वेरिएबल्स शुड, यहाँ पर देखो A1 भी ऐड हो गया है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ऑल द वेरिएबल्स शुड फॉलो द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नाउ वी मेक द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 वैसे ही बननी है, कुछ भी चेंज नहीं है। टेबल नंबर 1 में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस केवल यहाँ पर M आ जाएगा। यहाँ वेरिएबल वही उतार देंगे हम, X1 X2 S1 A1 S2 S3 सारे वेरिएबल उतार दिए। अच्छा, A1 आप सबसे इधर की साइड भी उतार सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। A1 चाहे तो आप S1 S2 S3 पहले लिख दो, बाद में A1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। A1 के साथ -M आ गया, पहला चेंज। और ठीक उसी तरीके से क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल था, यहाँ भी मैंने -M रख दिया। बाकी की जो मेन मैट्रिक्स है, जो कि वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन, यानी 2 1 -1, these are the coefficient of this 2 1 -1 of respected variable of respected variable। ठीक है, जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट आ गए।
तो आप देखो ये जो मैंने मैट्रिक्स जो मैंने बॉक्स करी है इसमें कभी भी एम एंटर नहीं करेगा। इस बात को बहुत ध्यान रखो। एम से मतलब आपको लग रहा है कि एम एंटर करके क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही रहा। जबकि मैं तो कहूंगा कि बिग एम मेथड का जो क्वेश्चन होगा उसकी कैलकुलेशन और आसान होंगी, आप देखना। उसकी कैलकुलेशन इतना टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर बिग एम का क्वेश्चन है तो उसकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बस केवल एम इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब एम इंट्रोड्यूस होता है तो या तो वो जेड में आएगा या सीजे माइनस जेड में आएगा। कभी भी मेन मैट्रिक्स में जो कि मैंने बॉक्स कर रखी है इसमें एम कभी नहीं आएगा। तो जेड जे निकाल लिया, जेड जे का फॉर्मूला हमें मालूम है, सीजे माइनस जेड जे निकाल लिया। तो सीजे माइनस जेड जे एम की ही फॉर्म में आ रहा है। आप एम की कोई वैल्यू अपने मन में अज्यूम कर लो। लेट अस से एम इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख है या 1 करोड़ है, इनफाइनाइट है। तो जब आप बाकी के सीजे माइनस जेड जे कंपेयर करोगे डेफिनेटली यू विल गेट वन वैल्यू विच इज लार्जेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। सीजे माइनस जेड जे हम क्या देखेंगे, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, एंड दिस लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 3 + 2m। यहाँ पर सिंगल एम है। यहाँ अगर 10 लाख है तो यहाँ 20, यहाँ अगर 10 लाख है आप कहोगे कि इनफाइनाइट, तो सर इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, एम तो इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसकी इसकी वैल्यू अब आप 1 लाख एज्यूम करोगे तो ये 2 लाख हो जाएगी ना। तो एज कम्पेयर टू दिस माइनस एम प्लस एम, दिस वैल्यू इज लार्जेस्ट। तो ये अगर ये वैल्यू लार्जेस्ट है तो इसके कंपैरिजन में दिस वन इज अवर अवर की कॉलम हो गया। की कॉलम को हमने डिवाइड कर दिया आरएचएस से, थीटा की वैल्यू निकाल ली। और थीटा की वैल्यू जो कम आ रही है, जो सबसे कम आ रही है 1 आ रही है, सबसे कम आ रही है, दिस इज अवर की कॉलम, सी की रो। नाउ थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू जो है दिस 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगी, इनफाइनाइट। अगर इनडिटर्मिनेट है या इनफाइनाइट है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और इनफाइनाइट और इनडिटर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया था। सेकंड इटरेशन में हमने देखा दिस x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल, इट विल रिप्लेस a1। तो इसको मैं इटरेशन पे नहीं जा रहा हूँ। x1 जो है वो रिप्लेस कर देगा a1 को सेकंड इटरेशन में, और x1 का जो कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ उतार दिया। देन जो भी आपका ये आपका की एलिमेंट है तो की एलिमेंट से मैंने डिवाइड कर दिया 2/2 एंड 1/2। इसी तरीके से R1 R2 R3 में ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगेन सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट किया। मोस्ट पॉजिटिव जो आ रहा था उसके रिस्पेक्ट में ये एंटरिंग वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर हमने आरएचएस निकाल लिया। आरएचएस विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड कर दिया हमने की कॉलम से। थीटा निकाल लिया तो देखा ये थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये थीटा इनफाइनाइट आ रहा है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली सिंगल थीटा इज 4। तो इसके रिस्पेक्ट में की जो रो है, ये की रो मिल गई हमें। और ये इट मीन्स दिस S1 इज एंटरिंग वेरिएबल एंड दिस S2 इज एग्जिट वेरिएबल। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में देखो स्पेशल केस है एंड इट कैन हैपन। इससे पहले देखो पहले इटरेशन में क्या हुआ, ये हमने जो लास्ट टाइम किया था ये क्वेश्चन, पहले इटरेशन में x1 जो है S1 जो है इसमें नहीं है सर, एक सेकेंड, S1 जो है एंटर कर रहा है और लीव कौन कर रहा है, S2 कर रहा है। हाँ ठीक है, S1 लीव कर रहा है और S2 लीव कर रहा है, ये वाला केस नहीं है। नाउ यू कैन सी S1 जो है एंटर कर गया और S2 लीव कर गया। तो ठीक उसी तरीके से हमने इटरेशन किया। इटरेशन करने के बाद देखा, थर्ड इटरेशन के बाद हमने देखा कि ये टर्म जीरो आ रही है, यानी कोई भी पॉजिटिव टर्म नहीं है। ठीक है, या तो जीरो है या नेगेटिव टर्म है। इट मीन्स एल्गोरिथम विल टर्मिनेट हेयर एंड आवर आंसर विल बी 9। जेड की वैल्यू 9 हो गई। आंसर हो गया x1 = 3, S1 = 4, S3 = 4। और क्योंकि डिसीजन वेरिएबल हमारे x1 और x2 थे तो x1 की वैल्यू होगी 3 और x2 की वैल्यू हो गई 0। x1 की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि x2 जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गई, और x2 जो है वो एंटर ही नहीं कर पाया हमारी सिंप्लेक्स की टेबल में। इट मीन्स अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ x2 = 0। S1 और S2 की वैल्यू आ गई, जिसको जिसको मतलब दीज आर नॉट रिप्रेजेंट द मेन प्रोडक्ट।
ये बाई प्रोडक्ट या फिर हमारे अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को शो कर रहा है। जेड की वैल्यू हो गई 9। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ टेल मी, बताओ इसमें कोई दिक्कत? लक्ष्य समझ में आया? अब बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया मैंने। लक्ष्य, ललित, सागर, हाँ यस सर। आ गया समझ में? आ लक्ष्य और गया। ललित लग रहा है नहीं अभी क्लास में। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देर आर सम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आर फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ, कि एक न्यूमेरिकल कर लिया, अब थ्योरी आराम से समझ में आ जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन वी एडेड वन मोर वेरिएबल विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसे एक लार्ज पेनल्टी असाइन करते हैं विच इज कॉल्ड बिग एन। आर्टिफिशियल वेरिएबल डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमारी कोशिश रहती है कि इसको हम भगा दें, इसको हम अपने आंसर से भगा दें। However, the slack variable represent a certain resources that is not utilized। तो S1 S2 S3 में इतनी दिक्कत नहीं है। अगर S1 S2 S3 की वैल्यू अगर आ रही है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। वो मे बी कोई मशीन यूटिलाइज नहीं हो रही है, मैन पावर यूटिलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दे विल नॉट अपीयर इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जो टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4, जो लास्ट में जो टेबल बन रही है, टेबल जहां एल्गोरिथम टर्मिनेट हो रही है, वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी असाइन अ वेरी लार्ज पेनल्टी विच इज कॉल्ड बिग एम। फॉर अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अभी हमने करी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, द पेनल्टी इज डेजिग्नेटेड बाई -m। यानी हम क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम -ma1 -ma2 एक्सेट्रा इस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, देन पेनल्टी इज डेजिग्नेटेड बाई +m। तो यहाँ मिनिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वहां हम +m और +m लिख देंगे। ठीक है, तो देयर आर सम ऑब्जर्वेशन। तो लेट अस फर्स्ट वी टेक, एक हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम ले ली, एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जब आप देखेंगे इसको, मैं एक एक करके ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है अपने आप बता रहा है कि हम किस ऑप्टिमल डायरेक्शन में जा रहे हैं, या क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो कि बीच में वेदर यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। ऑब्जर्वेशन, नॉट टेक का मिनिमम प्रॉब्लम ऑफ बिग एम। एक प्रॉब्लम और करते हैं हम बिग एम की, अभी तक हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम करी, एक मिनिमम प्रॉब्लम करते हैं। नाउ कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब क्योंकि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, इट मींस यहाँ पर मुझे बिग एम मेथड लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाऊंगा मैं बिग एम? सबसे पहले मैं कर दूं 2x1 + 3x2 -s1। ठीक है, कुछ माइनस तो करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन साइन है, माइनस करना पड़ेगा। अब ये s1 की वैल्यू नेगेटिव में ना आए, इसलिए मुझे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगाना पड़ेगा। लेट अस से a1 इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 5x1 + 2x2 -s2, यहाँ पर भी इसको मैंने s2 मान लिया, +a2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और इसी तरीके से ये इस फंक्शन में मैं क्या लिख दूं, 0 × s1 +0 × s2। अब ये क्या फंक्शन है हमारा, ये मिनिमाइजेशन का फंक्शन है। तो मैंने बताया मिनिमाइजेशन के केस में हम क्या करेंगे, जो पेनल्टी असाइन करेंगे वो +ma1 और +ma2 इस तरीके से हम करेंगे।
तो यहाँ पर मैं लिख दूं प्लस Ma1 प्लस Ma2। ठीक है, लेट अस चेक। 3x1 प्लस 4x2 जीरो, S1 जीरो H2 प्लस Ma1 प्लस Ma2। यहाँ पर मैंने माइनस S1 प्लस A2 A1 कर दिया, यहाँ माइनस H2 प्लस A2 कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। कितने वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में? तो यू कैन सी x1 x2 s1 s2 a1 a2। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 6, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 6। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 1 एंड 2, केवल दो ही इक्वेशन है, यानी n की वैल्यू तो है 6 और नंबर ऑफ इक्वेशन है 2। तो n माइनस m कितना हो गया, n माइनस m इज इक्वल टू 4, यानी चार तो हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल। यानी इन छह में से टोटल 4 वेरिएबल ऐसे होंगे जिसको मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा टू स्टार्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, और इन टेक्निकल वर्ड टू कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। कोई से चार वेरिएबल ऐसे होंगे जिसको मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से होंगे वो चार वेरिएबल? सी, इफ यू सी, यहाँ पर जो आरएचएस से जो जस्ट लगी हुई जो टर्म आती है, लगा हुआ जो वेरिएबल होता है वही हमारा बेसिक सॉल्यूशन में बेसिक वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप समझ जाओगे कि दिस A1 एंड A2 आर द बेसिक वेरिएबल फॉर द फर्स्ट इटरेशन और फॉर द टेबल नंबर 1। तो यू कैन से चार जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, चार जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हो गए? x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, s1 इज इक्वल टू 0 और s2 इज इक्वल टू 0। when we put this four variable is equal to 0, we will get a1 is equal to 8 and a2 is equal to 12। ठीक है, समझ में आ गया? तो नाउ आई विल मेक द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 मैंने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, टेबल नंबर 1 में मैंने a1 रख लिया, a2 रख लिया, और a1 और a2 के रिस्पेक्ट में क्या है प्लस m। तो यहाँ पर आ गया m, ये x1 x2 s1 s2 a1 a2 उतार लिया। इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 4 0 0 m m 3 4 0 0 m एंड m। ना ये मैट्रिक्स मैंने बना ली, मिडिल वाली मैट्रिक्स बना ली, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं सारे के सारे वेरिएबल के, उसके कोफिशिएंट मैंने लिख लिए 2 3 माइनस 1। यू कैन सी 2 3 माइनस 1, और a1 का क्या है 1, 2 3 माइनस 1 a1 का है 1, और बाकी h2 और a2 का कोफिशिएंट 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर हो गया 5 2 माइनस 1 और 1, 5 2 माइनस 1 और 1 1 हो गया a2 का, और बाकी s1 और a1 का 0 है इसमें। ठीक है, तो यू कैन सी बेसिक वेरिएबल्स आर a1 एंड a2 एंड दीस आर फॉर्मिंग अ यूनिटी मैट्रिक्स। तो जो बेसिक वेरिएबल हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये यूनिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। सो z की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप m इंटू टू प्लस प्लस 5 इंटू एम। तो ये हो जाएगी 7 इंटू एम। ऐसे ही यहाँ पर m इंटू थ्री प्लस 2 इंटू एम, ये 5 इंटू एम एंड सो ऑन, m इंटू माइनस 1 m इंटू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट कर रही 3 माइनस 7m, 3 माइनस 7m, 4 माइनस 5m, 0 माइनस माइनस m इज इक्वल टू m, 0 माइनस माइनस m इज इक्वल टू m, m माइनस m 0, m माइनस m 0। तो ये हो गई हमारी 3 माइनस 7m। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। क्या है? मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो सीजे माइनस जेड मुझे क्या देखना है? मुझे मोस्ट नेगेटिव देखना है। जो इन सीजे माइनस जेड में जो मोस्ट नेगेटिव टर्म होगी उसको मैं इनकमिंग वेरिएबल बनाऊंगा, यानी की कॉलम मुझे वहां से मिलेगा जो कि मोस्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब देखो m और m ये तो पॉजिटिव टर्म हो गई। अब मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है कि मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो 3 माइनस 7m और 3 माइनस 5m, अगेन आप m की कोई वैल्यू रख दो। सपोज 1 लाख आपने एक वैल्यू रख दी, तो मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो गई? यहाँ पर 5 इंटू 5 लाख हो जाएगी, और ये 7 लाख का नेगेटिव हो जाएगा। और थ्री बहुत कंपेयर एज कम्पेयर टू लार्ज वैल्यू, थ्री को आप इग्नोर कर दो। तो -7m और -5m में क्या हो जाएगी लार्ज वैल्यू? 3 माइनस 4m। तो इट मीन्स
our key column become this will be key column, ये की कॉलम आ गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम आरएचएस जो वैल्यू थी यहाँ पर, आरएचएस वैल्यू 8 और 12 जो आई थी, दिस 8 8 8 को डिवाइड कर दिया 2 से और 12 को डिवाइड कर दिया 5 से, देन थीटा रिप्लेसमेंट रेशियो विल बिकम 4 एंड 12/5। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस विच वन इज लेसर, तो 12/5 इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कम हो गए वैल्यू, इट मीन्स इनकमिंग वेरिएबल आफ्टर द इटरेशन नंबर 1 इज x1 and outgoing variable after the iteration number 1 is a2। तो in the next iteration instead of a2 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया x1 and the new basic variable become for the second iteration will become a1 and x1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू जो है वो a1 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर m एज इट इज रहा, x1 का जो कोफिशिएंट है 3 वो मैंने यहाँ पर उतार दिया। नाउ दिस इज अवर की कॉलम, सॉरी की एलिमेंट हो गया 5। तो रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 में मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो 5/5 इज इक्वल टू 1, 2/5 इज इक्वल टू 2/5, 0/5 इज इक्वल टू 0, -1/5 -1/5, 0/5 इज इक्वल टू 0 एंड 1/5 इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पर जाएगा 12/5, ठीक है। नॉट टेल मी यहाँ क्या आएगा, इस रो में बताओ क्या आएगा। ऑपरेशन करो, ये अब मैं ऑपरेशन करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप मुझे ऑपरेशन करके बताओ इस रो में जो आएगा वो मैं लिख दूंगा। बताओ भी लक्ष्य, रजत, सागर, इटरेशन करके दिखाओ मुझे। देखो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में जैसे आप लोग क्लासरूम में एक्टिव रहते हो वैसे ही यहाँ भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑपरेशन बताओ मुझे क्या होगा, ये R1 मुझे लेके आना है, यहाँ मतलब मुझे 0 लेके आना है। R1 में सर 5 की मल्टीप्लाई होगी, R2 में 2 की, और फिर माइनस कर देंगे R1 माइनस R2। नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दूं। अब ये R2 तो ये पुराना वाला हो गया, अब ये R2 जो है इसको आप कंसीडर मत करो। अब नाउ न्यू R2 विल बिकम दिस, मुझे R1 लेके आना है और इस तरीके से लेके आना है कि यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाए। तो मैं R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यस सर। और R1 में से माइनस कर दूं, यानी R1 माइनस 2 R2। बताओ जरा कितना आएगा, जरा कॉपी पेन लेके बैठे हो क्या आप लोग, बताओ कितना आएगा। 0। 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी टर्म बताओ कितनी आएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू टू इज टू 4, 4/5 और 3 में से माइनस कर दो, 3 माइनस 4/5। बताओ, अब मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, आप लोग करके बताओ मुझे। 11/5। 11/5, वेरी गुड, ठीक है। नाउ थर्ड बताओ, ये -1, ये तो 0 माइनस माइनस माइनस, 1। ये तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5, 0 माइनस माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 2/5। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 और 0 में से माइनस किया तो माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, यस। ठीक है। 8 माइनस 12/5, 8 माइनस 12/5 कितना हो गया, 8 माइनस करके देखो जरा, 8 माइनस 8 माइनस सर 24/5 ही तो होएगा। 8 पंजे 40, 40 में से 8 पंजे 40 में से 12 गया, सर बाहर क्या 28। जाएगा सर, 22 जाएगा ना, वो 24 जाएगा ना। कितना हो गया, कितना आया ये बताओ, एक मिनट। हाँ ये 12/5 सही सही लिखा है ना। नहीं सर, मतलब अब तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई होकर सर 24/5 हो हाँ जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक ठीक, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 24/5 हो जाएगा, तो सर 16/25 सिक्सटीन आएगा। अपॉन फाइव ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 5। 16/5। नाउ MZJ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, सीधे आंसर बताओ मुझे, ZJ का पहला इस कॉलम में बताओ, x1 वाले।
3। 3। नेक्स्ट बताओ, m की टर्म में आएगा, देखो नेक्स्ट होगा m इंटू 11/5। M11 प्लस 2/5। m 11/5 यानी 11/5 इंटू m प्लस 2/5। m इंटू 11/5 प्लस 6/5 है, प्लस, सही है, सही है। 6/5। भाई और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सागर के अलावा? बताओ भाई आंसर आगे। m इंटू -1, माइनस M ही आएगा सर अगला। ये माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, 2m/5, 2M/5 माइनस 2m/5, माइनस 3/5। 2m/5 -3/5, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, M m, नेक्स्ट -2m/5 -2m/5 प्लस 3/5, राइट, प्लस 3/5। नेक्स्ट, ये कॉलम इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉलम होता है, क्योंकि यहाँ पर इंप्रूवमेंट आता है हमारा सॉल्यूशन का। ये z की वैल्यू इनिशियल इटरेशन में 0 थी, और अब क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा 16m/5 प्लस 16m/5 6/5। प्लस 3, ठीक है। 16 इसको लिखने की इसमें, ओके, इसको अभी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आया है। तो वी डू नॉट, जब वेरिएबल हमारा हट जाएगा जब सॉल्यूशन से, तब हम ये z कॉलम निकालेंगे, अदरवाइज अभी इसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लार्ज पेनल्टी असाइन कर रखी है हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल से, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द सीजे माइनस जेड, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे बस ये बता दो कि इनकमिंग वेरिएबल क्या है, मैं बार बार लिख नहीं रहा, यहाँ पर मुझे आप सारे कॉलम कैलकुलेट करके ओरली बता दो, और मुझे बताओ कि कौन सा इनकमिंग वेरिएबल होगा, की कॉलम कौन सा होगा। सेकंड में आ रहा होगा -11m/5 -14/5, मोस्ट नेगेटिव चाहिए मुझे, मोस्ट नेगेटिव। करो सारे कैलकुलेट करो। यहाँ बताओ क्या होगा, ओरली बता दो, मैं चेक कर लूंगा। यहाँ क्या आ रहा है बताओ, -11m/5 प्लस 14/5। प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? +14/5, ठीक है। नेक्स्ट वन होगा सर प्लस M। ठीक है, फिर होगा सर माइनस के 2m/5 प्लस 3/5। ठीक है। फिर सर 0 है। ठीक है, फिर 7m/5, हाँ सर 7m/5 माइनस के 3/5। ठीक है, वेरी गुड। तो यू कैन सी, अच्छा ये नेगेटिव में आएगा, तुमने मुझे पॉजिटिव बताया। 4 माइनस, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जरा चेक करो। 14/5, ये पॉजिटिव क्या आएगा क्या? सर ये पॉजिटिव ही आएगा। चलो मैं पॉजिटिव कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा। तो अब देखो आपकी मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। अगर -11 इंटू एम, ये मोस्ट माइनस का 11 आ रहा है, यानी 11 लाख हो गई, यहाँ 11 करोड़ हो गई, और ये माइनस का 2m आ रहा है, बाकी 14/5 और 3/5 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, हाँ सर। ये तो नेग्लिजिबल ही है। तो अब देखो मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो गई इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ये मोस्ट नेगेटिव टर्म हो गई, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव टर्म के रिस्पेक्ट में हमें ये मिल गया की कॉलम, ये की कॉलम हो गया। इस की कॉलम को मैंने डिवाइड कर दिया आरएचएस से, यानी 16/5 डिवाइडेड बाई 11/5 इज इक्वल टू 16/11, 12/5 डिवाइडेड बाई 2/5 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो 16/11 ये छोटी वाली टर्म हो गई, यानी a1 वेरिएबल जो है वो सिस्टम से भाग जाएगा, और x2 जो वेरिएबल है वो अगले इटरेशन में एंटर कर जाएगा। तो इन द थर्ड इटरेशन
x2 एंटर कर जाएगा और a1 लीव कर जाएगा। करो जरा थर्ड इटरेशन करके दिखाओ मुझे, 2 मिनट का टाइम ले लो, करके दिखाओ मुझे, या फिर मुझे साथ साथ ही साथ करते हुए चलो, मुझे बताते हुए चलो, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर की कॉलम हमारा क्या कि ये हो गया की एलिमेंट, यानी 11/5 से R1 को मैं, इस R1 को 11/5 से पूरे पूरे R1 के 11/5 से डिवाइड कर दूं, तो 0/11/5, 0 11/5 डिवाइडेड बाई 11/5 इज इक्वल टू 1, -1/11/5 यानी -5/11। ठीक है, 2/5 डिवाइडेड बाई 11/5 यानी 2/11, 2/11, 1/11/5 इज इक्वल टू 5/11, -2/5 अपॉन 11/5, -2/5 अपॉन 11/5 इज इक्वल टू -2/11। ठीक है, 16/5 डिवाइडेड बाई 11/5 इज इक्वल टू 11, नहीं सॉरी 16/5, गलत बोल गया मैं, 16/5 डिवाइडेड बाई 11/5 इज इक्वल टू 16/11। ठीक है, नाउ यहाँ पर मुझे 2/5, ये जो 2/5 है यानी R2 में जहां पर 2/5 आ रहा है इसको मुझे जीरो लेके आना है, यानी यहाँ पर मुझे जीरो चाहिए। यहाँ जीरो लाने के लिए मैं क्या कर दूं, R1 में 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं ना, R1 में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R1 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 0 × 2/5 0, 1 × 2/5 2/5, -5/11 इंटू 2/5 इज इक्वल टू -2/11, 2/11 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 4/55, 5/11 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/11, 2/11 इंटू 2/5 यानी -4/55, 2/5 यानी 16 दूनी 32 और 11 × 5 इज इक्वल टू 32/55। अब मुझे क्या माइनस करना है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 2/5 -2/5 ये तो करना है मुझे। R2 में से क्या माइनस करना है, 2/5 इंटू R1, R2 माइनस 2/5 इंटू R1 करना है मुझे, तो 2/5 -2/5 0, 0 माइनस माइनस का 11 यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस 2/11 हो जाएगा ना। बताओ जरा मुझे, -1/5 -4/55 कितना हुआ, बताओ कितना हुआ, 3/11। प्लस का माइनस का, 3/11 प्लस का या माइनस माइनस का, का, माइनस का। माइनस का, करेक्ट। आगे बताओ कितना आएगा, 0 माइनस ये तो -2/11 आ जाएगा, -2/11। 1/5 माइनस माइनस का 4/5, 4/55, सर ये इस बार प्लस, हाँ प्लस में आएगा, कितना प्लस के आएगा, 3/11। 3/11 सॉल्व करा होगा इसे पूरा, 3/11, तो जहाँ जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। 12/5 -32/55, बताओ 12/5 -32/55, 12/5 -32/55, सर ये आएगा 20/11। 20/11, ठीक है, करेक्ट है, तो हो जाएगा। हो आगे जाएगा सर। क्वेश्चन में आगे कर दूं मैं, तो ZZ की वैल्यू निकालो, 4 × 0 + 3 × 1, ये हो जाएगा 3। अब देखो इसमें कोई m की टर्म ही नहीं आ रही है, ये बहुत आसान हो गया, 4 × 1 + 3 × 0, यहाँ पर आ गया 4, 4 × -11/12, 3 इंटू, इसको आप सॉल्व करते चले जाओगे और फिर उसी तरीके से CJ माइनस ZJ निकालोगे, तो ZJ की वैल्यू आ गई, सब कैलकुलेट कर लोगे आप ZJ की वैल्यू। अच्छा यहाँ कैलकुलेट कर लोगे ZJ की वैल्यू, क्योंकि m की टर्म में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हमने ZJ की वैल्यू एज इट इज लिख दी, क्योंकि इससे पहले इटरेशन में हमने सेकंड इटरेशन में ZJ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, क्योंकि वो m की टर्म में आ रही थी, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है टेक्निकली। नाउ CJ माइनस ZJ, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 4 - 4 इज इक्वल टू 0,
0 माइनस 14/11 इज टू 14/11, 0 माइनस माइनस 1/11, 1/11, m माइनस 14/11, m माइनस 14/11, m माइनस माइनस 1/11, m प्लस 1/11। तो ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और ये टर्म जो है वो जीरो हो गई, यानी सीजे माइनस जेड जे में अब कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। इट मीन्स अवर एल्गोरिथम विल टर्मिनेट, इट मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया, 124/11। आगे चौथी टेबल या फोर्थ इटरेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, थीटा निकालने की भी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। सीजे माइनस जेड जे कोई भी टर्म पॉजिटिव, सारी की सारी टर्म जो है पॉजिटिव या जीरो है, नेगेटिव नहीं है। वही अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता तो हम रिवर्स देखते कि सारी की सारी हम तब तक टेबल बनाते रहते हैं या तब तक हम इटरेशन करते रहते हैं जब तक कि सारी की सारी जो टर्म है जीरो या नेगेटिव ना हो जाए। तो वही पर्पस है। अगर आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने यहाँ प्लस एन क्यों किया और मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हमने माइनस एन क्यों किया था, तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि हम सीजे माइनस जेड जे को ध्यान में रख के चलते हैं। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, उसको हम ध्यान में रख के चलते हैं, इसलिए हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में माइनस एम असाइन करते हैं और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में प्लस एम असाइन करते हैं, सो दैट वी कैन जज सीजे माइनस जेड जे टू टर्मिनेट द एल्गोरिथम। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x2 की वैल्यू आ गई 16/11 और x1 की वैल्यू आ गई 20/11 और z की वैल्यू आ गई 124/11। x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू की, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो।